हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सर बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपकी एग्जाम की अच्छी तरह से आपने रिवीजन कर लिया, बट फिर भी उसके बाद मार्क्स नहीं आते। और मार्क्स ना आने का रीजन सिर्फ एक है कि प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो सर इतनी सारी रिवीजन करने के बाद, आपको इतना हार्डवर्क करने के बाद आपको एग्जाम में मार्क्स कैसे लेने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। 100 नंबर का पेपर करने के बाद भी बच्चे के 40 नंबर आते हैं, बच्चे के 30 नंबर आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन में क्या गलती है, क्या नहीं लिख के आना, क्या लिख के आना है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में बहुत सारे बच्चे, सर बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा अपनी लाइफ के अंदर कि जो डिजर्विंग बच्चा है ना, मतलब जिससे उम्मीद होती है कि इसके 80-90 मार्क्स आएंगे, उस बच्चे के 60-50 नंबर आ रहे हैं। क्यों? प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। तो प्लीज अभी तक आपने जितना हार्डवर्क किया, सर मैं ये मान रहा हूं कि आपने सारी रिवीजन 2 से 3 बार कर ली होंगी। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो थ्योरी बेस हो चाहे वो प्रैक्टिकल बेस हो, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो प्लीज, चाहे आपके सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में, चाहे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के एग्जाम में, चाहे आपके कोई भी पेपर सब्जेक्टिव हैं, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्लीज इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना। सर मेरा टारगेट 60-70 मार्क्स का नहीं है, मेरा टारगेट 90 मार्क्स का है। और अगर आपके टेक्स्ट में 90 मार्क्स आपको लेने हैं, आपको मिस्टेक बहुत कम से कम करनी होंगी। और मिस्टेक कौन सी नहीं करनी, कौन सी बातें ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन में क्या बातें फॉलो करनी है, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर हम ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या हमारे मार्क्स आ जाएंगे। सर मेरा 99% मानना यह है कि आपके मार्क्स पक्का पक्का आएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद फॉलो की है। और आपका इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन कैसी चाहता है, जो मैंने आपकी सर्टिफाइड कॉपी चेक की है, उसके बेस पर आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन होनी कैसी चाहिए। तो प्लीज आप ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और सर आपको कसम है, पाप लगेगा कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो, क्योंकि सर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते इतनी मेहनत करने के बाद भी। मतलब बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 30 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर से कोई मार्क्स नहीं होते। और गलती उसके कॉन्सेप्ट में नहीं है, गलती प्रोविजन में नहीं है, गलती कहां है, प्रेजेंटेशन में है। उसको प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा, प्रेजेंटेशन करनी कैसे यही नहीं पता। तो जब अगर प्रेजेंटेशन नहीं पता, आपके मार्क्स वो क्यों देगा। तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। आओ जी, मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं सर आपकी प्रेजेंटेशन की बात करता हूं ना, एक बार चेक करना प्रेजेंटेशन करनी कैसे है। सबसे पहले यहां पर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप सॉल्यूशन लिख के आओगे एग्जाम में, सॉल्यूशन नंबर को आपने यहां पर सर बीच में लिखना है। बीच का मतलब क्या सर, आपकी देखो आपकी एग्जाम शीट आपके सामने ऐसे आएगी, मतलब आपकी इस फॉर्म में एग्जाम शीट होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, साइड में लिख के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सर मैंने पता क्या देखे हैं, 90% या 80% बच्चा क्या करेगा, जब भी वो शीट लेगा ना, एक लाइन यहां पर खींचेगा, एक लाइन वो यहां पर खींचेगा। तो उस केस में क्या होगा, उसका मोटिव क्या होगा कि मेरे पेज ही ज्यादा भरे हैं। सर ऐसी गलती मत करना, आपको मार्जिन एक ही जगह पर छोड़ना है, इस साइड में। मतलब आपने यहां पर मार्जिन छोड़ दिया, अगर वहां पर मार्जिन छोड़ना भी है ना, बहुत थोड़ा मार्जिन छोड़ो। अगर आपने ज्यादा मार्जिन छोड़ा है, वो समझ जाएगा आपने शीट भरनी है, आपके मार्क्स वो काट लेगा बिना बात के। तो मेरा कहना यह है कि आप मार्जिन एक साइड में छोड़ो। आपने इस साइड मार्जिन छोड़ दिया, आप बीच में यहां पर लिखो सॉल्यूशन नंबर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखना है, मान लो ये स्पेस आपने छोड़ा, ये स्पेस आपने छोड़ा, बीच में बड़ा बड़ा लिखा सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 4, जो भी आपको सॉल्यूशन नंबर करना है, बीच में बड़ा बड़ा अंडरलाइन करके आओगे सॉल्यूशन नंबर ये या आंसर नंबर ये। तो सबसे पहली बात, आप चाहे सीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे टैक्सेशन का कोई भी पेपर दोगे, सबसे पहली बात, जब भी आप आंसर नंबर लिखोगे या सॉल्यूशन नंबर लिखोगे, साइड की बजाय बीच में आपको लिख के आना है, अंडरलाइन करना है बड़ा बड़ा, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि भैया आंसर कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर साइड में लिख के आएंगे, ऊपर भाई साहब कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो चांद के ऊपर चढ़ा देंगे। चांद का मतलब क्या है भैया, लाइनों के ऊपर ही, और इतना छोटा लिखेंगे। सर शीट क्यों बचा रहे हो, उसने आपसे एग्जामिनेशन फीस पूरी ली है, एग्जामिनेशन फीस पूरी ली है, अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आओगे ना, और वो मार्क्स काटेगा किस बात के, इस बात के नहीं, प्रोविजन क्लियर नहीं है, इस बात के प्रेजेंटेशन आपने नहीं की। तो प्लीज अब ये आपके ऊपर है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद आपने मार्क्स लेने हैं या नहीं लेने, आपके ऊपर। तो पहली प्रेजेंटेशन, पहली बात क्या करोगे कि जब भी आप आंसर लिखोगे, बीच में आंसर लिखोगे, अंडरलाइन करोगे आंसर नंबर कौन सा है। दूसरी बात ये ध्यान रखना सर, दूसरी बात ये बात ध्यान रखना, आपको मैंने पहले भी कहा था, ये लाइन आप रट लोगे। क्या रट लोगे, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज। फ्रेश आंसर फ्रेश पेज का मतलब क्या कि मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 के 3-4 पार्ट हैं, 1A 1B 1C 1D।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1A करेंगे और उसी शीट में 1B कर देंगे, 1C कर देंगे। सर एग्जामिनर अगर कंफ्यूज हो गया ना, बिना बात के एक आधे क्वेश्चन के मार्क्स वो बीच में गायब कर देगा। और अगर बीच में एक आधे मार्क्स गायब हो गए, प्रॉब्लम क्या है, 4 नंबर उसको भूल गया, 4 नंबर भूलने से आपके 36 नंबर आ गए, 40 नंबर आते आपका एग्रीगेट बनता, पास हो जाते। तो इट मींस आप कंजूसी क्यों कर रहे हो, नया आंसर नया पेज, दोबारा बोलो मेरे पीछे, नया आंसर नया पेज, नया आंसर नया पेज। अब बीच में एक बच्चा बोल पड़ा, क्या बच्चा कह रहा है सर जैसे मान लो हमारी शीट ना ये वाली थी और हमने आंसर किया, एक शीट हमारी पूरी भर गई, दूसरे में ना हमारी सिर्फ एक लाइन ऊपर जा रही है और पूरी की पूरी शीट खाली पड़ी है, उस केस में क्या फिर नई शीट लेंगे? उस केस में फिर ऐसे नई शीट मत लो, फिर 5 लाइनें छोड़कर आंसर नीचे लिख लो। बट हां अगर आपकी एक आंसर से आधी शीट भी भर चुकी है ना, तो अगला आंसर नई शीट पर होगा। अपने मन में ये गलतफहमी बिल्कुल मत लेकर आना, क्या पता वो अगली शीट पलटे ही ना। सर वो इतना पागल नहीं है, वो बहुत एग्जाम पेपर चेक कर चुका है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं प्रेजेंटेशन की, जो बच्चे नहीं करके आएंगे ना और जो उम्मीद लगा रहे हैं रैंक की, रैंक ना आने का रीजन, मार्क्स ना आने का रीजन दिक्कत पता है क्या? प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। आपने रिवीजन सारी कर ली, मुझे आपके प्रोविजन में कोई डाउट नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई डाउट नहीं है, दिक्कत सिर्फ प्रेजेंटेशन की। अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं की, वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो प्लीज आपने सेकंड पॉइंट ध्यान देना कि नया आंसर नई शीट से, नया आंसर नई शीट से। और नया आंसर नई शीट का मतलब क्या कि भैया ऊपर बड़ा बड़ा लिखोगे, आंसर नंबर 1A, आंसर नंबर 1B, आंसर नंबर 1C, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, ये बात ध्यान देना। 2 बातें समझ में आ चुकी हैं। पहली बात हनी क्या करना है, पहली बात क्या करोगे, आंसर नंबर साइड में लिखोगे या बीच में लिखोगे? बीच में, अंडरलाइन करके लिखोगे। दूसरी बात क्या करनी है, नया आंसर नए पेज पर लिखना है, बीच में खिचड़ी मत पकाना। सर ये बीच में खिचड़ी पकाकर आएंगे ना, वो एक आधा नंबर आपको देना भूल गया तो फिर बाद में ना रोते रहना कि सर क्या रिवैल्यूएशन भर दें। और रिवैल्यूएशन भरने का रीजन ही क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन पहले सही की नहीं होगी। तो दिक्कत क्या, वो 4 नंबर देने भूल गया, बस फिर रोते रहो। और 4 नंबर के चक्कर में अगर 6 महीने दोबारा लग गए ना, सर किसी को बर्दाश्त नहीं होते। और बिलीव में सर उसका क्या है, वो तो गुस्से में आकर आपको मार्क्स देगा नहीं, पता नहीं पत्नी से घर से लड़कर आया होगा, और अगर वाइफ से घर से लड़कर आया, आपको मार्क्स बिना बात के काट दिए, दिक्कत तो आपको हो गई ना। तो क्यों अपनी प्रेजेंटेशन आप सही नहीं करते? और इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने प्रेजेंटेशन फिर भी सही नहीं की ना, फिर सर ये मुझे मत बोलना कि हमारे मार्क्स आ क्यों नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, आंसर बीच में लिखना है। दूसरी बात क्या करनी है, नया आंसर नए पेज पर लिखना है, ये बात ध्यान देना। तीसरी बात, जब भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है 2 बार, मतलब उसने मांगा क्या है। सर 90% बच्चा, मुझे नहीं पता वीडियो मेरी पूरी देखोगे नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जब काम की वीडियो आती है ना, बच्चा आधी वीडियो बंद करके भाग जाता है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपके काम की बातें, मेरे काम की बातें नहीं, मैं यहां पर सीए बन चुका हूं। और ये बातें अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी ना, बिलीव में आपको मैं दिखा दूंगा आपके मार्क्स कटते हुए। एक बार मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी लेकर आना, आप बोलोगे ना आंसर मेरा सही है, मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंटेशन गलत है। सर जितने मार्क्स आपके आंसर के हैं ना, उससे ज्यादा मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के हैं। तो प्रेजेंटेशन अगर आपकी गलत होगी ना, आपको मार्क्स नहीं देगा, चाहे आपका आंसर सही क्यों ना हो। आप ये मत बोल देना कि मार्क्स मुझे क्यों नहीं मिले। तो तीसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, रिक्वायरमेंट 2 बार पढ़ोगे, उसने मांगा क्या है। सर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके टैक्सेशन का मॉड्यूल है, इधर देखो ध्यान से, ये आपके टैक्स का मॉड्यूल है। कहां पर गया, हाँ ये आपके टैक्स का मॉड्यूल है। अब देखो यहां पर ना आपके मॉड्यूल के लास्ट में ना सीएस एग्जीक्यूटिव के या सीएस प्रोफेशनल के, मेरा एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल है, आपके लास्ट में उसने क्या दिया हुआ है, आपका ना एक सैंपल पेपर दिया हुआ है कि एग्जाम पेपर कैसा बनेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले उसने क्या बोल दिया, कंप्यूट दी रेजिडेंशियल स्टेटस। इट मींस कंप्यूट दी रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या कि भैया उसने पहले बता दिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना है, आपको टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी, ना टैक्स निकालना है, सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस। भैया जितना मांगा उतना देकर आओ, एक्स्ट्रा देकर आओगे ना, बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए। इट मींस कहना पता क्या चाह रहा हूं, बच्चा क्या बोलेगा, अरे रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा है ना, ले टोटल इनकम पकड़ ले, ले टैक्स पकड़ ले, तू क्या जानता है तेरे भाई को टैक्स सारा आता है। भैया जितना ज्यादा लेकर आओगे, एग्जामिनर क्या बोलेगा, बच्चा प्रैक्टिकल है, दोबारा आना चाहिए, वो खुश होकर एक और अटेम्प्ट आपको देगा। अब एक अटेम्प्ट लेना है या इसी में क्लियर होना है, वो आपके ऊपर है। तो जितनी उसने रिक्वायरमेंट बोली है, कंप्यूट दी रेजिडेंशियल स्टेटस, जो हुक्म मेरे आका, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, भला है बुरा है जैसा भी है, सर मेरा पति मेरा देवता है। अगर उसने रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा, रेजिडेंशियल स्टेटस ही बताकर आएंगे, और मुझे कुछ बताना नहीं है। सर कैसे बताना है, क्या प्रोविजन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अगर उसने 5 नंबर का बोला तो भैया प्रोविजन भी लिख के आना है, सेक्शन नंबर भी अगर याद हो तो लिख के आना है। प्रोविजन लिखने के बाद फिर कंक्लूड करोगे कि ये आर बनेगा, आरओआर बनेगा, आरएनओआर बनेगा, एनआर बनेगा, ये सारी बातें आपको बता के आनी है। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में ऐसे उसने बोल दिया कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन।
अब क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है बस, और कुछ कैलकुलेट नहीं करना। इट मींस ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके बेस पर हेडिंग लिख दोगे, कंप्यूट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, कंप्यूट द डेप्रीसिएशन ऑफ दिस एसेट फॉर असेसमेंट ईयर दिस। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि सबसे आंसर लिखने के बाद, आप हेडिंग क्या लिखोगे? जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सर प्लीज, बहुत सारे बच्चे हेडिंग लिख के ही नहीं आते, डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करेंगे। नालायक, ये तो आपने बताया नहीं उसने मांगा क्या, वो नंबर क्यों देगा यार? सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो जो बच्चा, पता है मैं आपके लिए यहां पर क्यों चिल्लाता हूं? मेरा चिल्लाने का सिर्फ रीजन है क्या सर? देखो मैं सीए बन चुका हूं और मेरा दिल की आवाज ये कहती है कि मेरे से पढ़ा हुआ हर बच्चा सीएस बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिलीव में, अगर आपने छोटी छोटी गलतियां की है ना, आपके एग्जाम नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। विवेक सर सही बोलते थे। तो बिलीव में सर, मेरा एक्सपीरियंस ये बात कहता है कि अगर आपने सही से प्रेजेंट नहीं किया ना, उसको जहां गुस्सा आ गया, बिना बात के आपके मार्क्स काट लेगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को सबसे ऊपर लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, बड़ा बड़ा लिख के अंडरलाइन करो। उसने मांगा क्या? खुश हो जाएगा सर, जो मैंने मांगा उस बच्चे ने हेडिंग डाली है। तो बिलीव में उसको खुश करना है सर, हमें खुश नहीं होना, हमें उसे खुश करना है। अब उसे खुश करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्क्स लेने हैं सर, मुझे अपने मार्क्स चाहिए। क्यों? इतना मैंने हार्डवर्क किया 9 महीने सर, मैं पागल नहीं बैठा। मैंने हार्डवर्क 9 महीने पागलपंती के लिए नहीं किया। क्यों? कि प्रेजेंटेशन गलती है मैं मार्क्स कटवा लूंगा। क्यों भाई? दिन रात मैंने एक कर दिया, जिंदगी मैंने एक लगा दी, पूरा मैंने सेक्रीफाइस कर दिया और नंबर मेरे 40 आ रहे हैं। क्यों? प्रेजेंटेशन मेरी सही नहीं थी, मेरे प्रोविजन सारे क्लियर है, उस बच्चे का रैंक आ गया सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। तो प्रेजेंटेशन भाई साहब, अगर आपने गलती कर दी इस चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, दिक्कत आपको रिजल्ट में दिखा दूंगा, आपके मार्क्स कितने आएंगे फिर। तो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है, 2 बार पढ़ो उसने मांगा क्या, अंडरलाइन ऊपर करके देखो, यहां पर चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा है, क्या लिख रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और किस असेसी की निकाल रहे हो वो भी लिखो, किस असेसमेंट ईयर की निकाल रहे हो वो भी लिखो। क्योंकि सर आपने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, किसकी? पता नहीं, किस ईयर की? पता नहीं, मार्क्स क्यों देगा वो आपको? इट मींस आपने कभी सोचा क्या? बच्चा पता क्या सोचता है? इतनी छोटी छोटी बात ध्यान रखेगा क्या? सर आप अगर एग्जामिनर होते, पेपर चेकर होते, क्या आप सब चीज के मार्क्स दे देते क्या? मतलब आपने क्या 100 में 100 बच्चे क्लियर करने हैं, 100 में से 15 बच्चा क्लियर करना है, 15 बच्चा वही क्लियर करूंगा जिसका पेपर खुद बोलेगा कि नहीं मुझे पास कर दे। सर बिलीव, अपनी क्लास में ना, रेगुलर क्लास के बच्चों से पूछ लेना, मैं क्लास में हर बार कहता हूं कि एग्जाम में जो बच्चा फेल होता है ना, फेल होने का 90% रीजन हम उसे खुद बोलते हैं, तो मुझे फेल कर दे। सर हम उसे कैसे बोलते हैं? आपकी प्रेजेंटेशन बोलती है। आधे पेपर में कटिंग चल रही है, खुला खुला बिना बात के लिखा हुआ है, आपने कोई हेडिंग नहीं, कोई अंडरलाइन नहीं, कोई सेक्शन नंबर नहीं, बिना बात की फिजूल की बातें लिख कर आए हो, मार्क्स को क्यों देगा? मतलब आप उसको पागल समझ रहे हो क्या? सर एग्जामिनर पागल नहीं है, पेपर चेक करने वाला बहुत तेज है, वो आपके पेपर को हाथ में आते ही पहचान लेगा इसके नंबर कितने आने वाले हैं। तो सर हमें उसे खुश करना है। तीसरी बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली बात मैंने क्या बोली है, मेरे पीछे पीछे बोल लो, इस बार नंबर चाहिए मुझे, पागल नहीं बैठा सर मैं यहां पर, मुझे आपके नंबर चाहिए। मुझे आपके नंबर अगर नहीं आएंगे ना सर, बिलीव में मेरा दिल रोएगा। फिर आपके नंबर मुझे यहां पर चाहिए। सबसे पहली बात, आंसर नंबर बीच में लिख के आना है। दूसरी बात, यहां पर क्या करके आना है? फ्रेश आंसर फ्रेश पेज पर लिख कर आना है। तीसरी बात भैया, रिक्वायरमेंट को 2 बार पढ़ना है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अंडरलाइन बढ़िया से बनाकर यहां पर लिखना है और उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर हमें आंसर देना है। चौथी बात, इफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड देन राइट डाउन इन पॉइंट्स, अदरवाइज राउट डाउन इन शॉर्ट पैराग्राफ। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह कि अगर थ्योरेटिकल आंसर क्वेश्चन मांग रहा है, जैसे मान लो कंपनी लॉ के अंदर आ गया, टैक्सेशन के अंदर आ गया, उसने बोला राइट ए शॉर्ट नोट्स, तो अगर उसने शॉर्ट नोट्स बोला है ना, तो वहां पर पॉइंट्स में आंसर मत दे करो। अगर आंसर एक्चुअल में ही पॉइंट्स में है फिर तो पॉइंट्स में आएगा। अगर एक्चुअल आंसर पॉइंट्स में नहीं है तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर आने हैं, वो आपको मार्क्स तब देगा। इट मींस कहना पता क्या कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पैराग्राफ में आंसर होगा उसको पॉइंट्स में ब्रेक कर देंगे, पॉइंट्स में ब्रेक करने से वो मार्क्स नहीं देगा। क्यों? आंसर पैराग्राफ में था। और ध्यान रखना, जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उतना बड़ा पैराग्राफ नहीं बनना, पैराग्राफ को ब्रेक कर दो, 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ, देन फिर 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ, फिर 2-3 का एक। हां अगर उसने मांगा कि 5 पॉइंट्स लिखो, 6 पॉइंट्स लिखो, वहां पॉइंट्स लिखने, वहां पैराग्राफ नहीं लिखना। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं सर, जो उसने मांगा है उसके बेस पर आंसर देना। अगर उसने बोला राइट ए शॉर्ट नोट्स, मतलब पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर आओ, आंसर पूरे के पूरे देगा। अगर वो बोल रहा है कोई 5 पॉइंट लिखो, कोई 6 पॉइंट्स लिखो, जहां उसने बोला पॉइंट्स लिखो, तो आंसर फिर हमें पॉइंट्स में देना है, उसके बेस पर हमें एक आंसर दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना?
मतलब जो उसने मांगा है उसके बेस पर हमें आंसर देना है, उसकी बात को पहचानना है कि वो हमसे मांगना क्या चाह रहा है। सर छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में पास करवाएंगी, रिवीजन से ज्यादा ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? ये वीडियो अगर आपने चेक नहीं की ना, बिलीव में आप देख लेना मार्क्स कितने आएंगे। रिवीजन से मार्क्स नहीं आते, प्रेजेंटेशन से मार्क्स आते हैं। तो जो आपने पढ़ लिया अच्छा है, उससे आंसर निकलेंगे, आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो सारी बातें यहां पर हैं। तो प्लीज गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, ध्यान रखना। आपको पॉइंट्स में तब लिखना अगर पॉइंट्स में मांग रहा है, अगर पॉइंट्स में नहीं मांग रहा तो छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर लिख कर आओगे, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? यस सर। उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास ये शीट आएगी ना, यहां पर तो लिखोगे आंसर नंबर कौन सा है। उसके बाद मैंने क्या बोला, रिक्वायरमेंट जो होगी उसकी हेडिंग लिखोगे, बट उसके बीच में एक और लाइन लिखोगे, क्या? दिस आंसर इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर ऑफ दिस सेक्टर। इट मीन सर हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में एक हैबिट जरूर बनाओ कि जब भी चाहे वो टैक्सेशन का हो चाहे वो लॉ का हो, अगर सेक्शन नंबर पता है तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, दिस आंसर इज बेस्ड ऑन दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, अंडरलाइन कर लो। सर बिलीव में अगर आपने ये लाइन लिखकर आ गई ना, मैं कह रहा हूं एग्जामिनर इतना खुश होगा, वो देखते ही पहचान लेगा यार बच्चे को सब कुछ पता है, मैं इसके मार्क्स क्यों काटूं, मैं इसे पूरे पूरे मार्क्स दूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, एग्जामिनर को जितना खुश करोगे उतने मार्क्स ले लेगा, उतने मार्क्स वो आपको देगा। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि मेरे, आपको उम्मीद क्या होगी 50 नंबर आएंगे, कितने 70। क्यों? प्रेजेंटेशन आपने अच्छी की थी। सर बिलीव में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। प्रेजेंटेशन अगर आपकी खराब होगी ना, आंसर आपके सही भी होंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं देगा वो। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं 40 नंबर क्यों आ रहे हैं, 45 क्यों आ रहे हैं, 30 क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंटेशन। क्योंकि सर जिसने गोले भरने हैं टैक्स कोस्टिंग में ओल्ड सिलेबस में, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं है। भैया सीएल का पेपर सब्जेक्टिव है, ठीक है, और न्यू सिलेबस में सब्जेक्टिव टैक्सेशन का भी है, प्रोफेशनल में सारे सब्जेक्टिव हैं। दिक्कत क्या है? बच्चा पास क्यों नहीं हो रहा? प्रेजेंटेशन ही खराब है, लिखना सिखाया नहीं, लिखना ही नहीं आता किसी को, लिखना यही नहीं पता कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है, कौन सी बात कहां लिखनी है, कौन सी बात कैसे लिखनी है, यही नहीं पता, वो आपको मार्क्स क्यों देगा? सर आप खुद सोचो, अगर आप किसी का पेपर चेक करोगे, अगर आपको परेशानी होगी कि आप नंबर काटोगे नहीं काटोगे, सर गुस्सा आ जाता है, मैं नंबर काट लूंगा उसके, चाहे उसका करियर ही खराब क्यों ना था। क्यों? उसने मुझे गुस्सा चढ़ाया। भैया मुझे को बता ही नहीं रहा पेपर कैसे चेक करना है, मतलब मुझे बता ही नहीं रहा, तो अगर मुझे बताएगा ही नहीं मैं कैसे चेक करूंगा? और जहां मुझे गुस्सा आ गया, जहां मैंने मार्क्स काट दी ना, आपको दिक्कत आने वाली है। तो प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपको पता है सेक्शन नंबर क्या है, गलत मत लिख के आना, गलत मत लिख के आना। अगर पता है तो दिस आंसर इज बेस्ड ऑन दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ऐसे स्टार्ट करोगे, देन रिक्वायरमेंट नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स, जो आपके की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके आना है। अलग पेन से नहीं करना, अलग पेन से भैया इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है सर, 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। सेम पेन से साथ के साथ अंडरलाइन करो जो की पॉइंट्स हैं। सर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, भैया टैक्सेशन में बिना वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, जितने ज्यादा वर्किंग नोट्स होंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन करी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रोफेशनल और न्यू सिलेबस वाले बच्चे, आपके माइंड में कैलकुलेशन आई कैसे है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, सर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरे कैपिटल गेन के क्वेश्चन मैंने आपके आई विद्या पर अपलोड किए थे, मेरा क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उसमें जैसी प्रेजेंटेशन है ना वैसे करके आनी है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कैपिटल गेन का, इधर देखो ध्यान से नालायक को, आपको यहां पर सिखाना पड़ता है, मुझे डर लगता है कि आपके नंबर ना काट ले वो। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद चेक करो आंसर, देखो मैंने क्या लिखा, कंप्यूटेशन, मैंने पहले हेडिंग डाली है, ऐसे प्रेजेंटेशन करके आनी है। फिर मैंने टेबल बनाई है और देखो मैंने क्या लिखा है, नोट नंबर 2 और 3, नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, सर इसके मार्क्स मिलते हैं। ये प्रेजेंटेशन है, अगर आपको 8 में से 8 नंबर चाहिए, 5 में से 5 नंबर चाहिए, तो ऐसे प्रेजेंटेशन करनी पड़ेंगी। देखो नीचे नोट्स है ना, 1 2 3, ये सारे, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका वो 1 नंबर भी काट के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। प्रैक्टिकल में क्यों आते हैं 100 में से 100, सीए वाला बच्चा 100 में से क्यों ले रहा है, मेरा सीएस का बच्चा पीछे क्यों है? मैं उसको कहता हूं कि भैया आपको उनसे भी आगे निकलना है। कब निकलोगे आगे? अगर ऐसी प्रेजेंटेशन करोगे। इट मींस आपको डरना नहीं है सर, आपको अब टैक्स से डरना नहीं है, मैं अपनी जान लगा दूंगा आपके मार्क्स अगर यहां पे नहीं आएंगे। बिलीव मी, प्रेजेंटेशन अच्छी करके आओगे मार्क्स बिल्कुल देगा, डरने की बात नहीं है। सीए वाले बच्चे तो प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग है, सर हम भी स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएंगे, हमें भी तो मार्क्स लेने हैं, हम भी मार्क्स लेकर दिखाएंगे। हम सीएस के होने के बाद भी 90 नंबर लेकर दिखा दूंगा जब आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। तो प्रेजेंटेशन विद प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, ये सोच के एग्जाम देने हैं कि हमारी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, इसके बाद मुझे कोई एग्जाम देना ही नहीं है। जितनी बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकती है ना, मैं पेपर में देकर आऊंगा, मुझे मार्क्स चाहिए। ठीक है जी, तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, वर्किंग नोट्स आपको बनाकर आने हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे करके आनी है। जो भी आप देखो, अगला क्वेश्चन भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर है, देखो यहां पर मैंने वही हेडिंग डाल दी है, उसके बाद देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट्स आ गए, ऐसे आपको मार्क्स मिलेंगे।
सर जो आपने बात निकाली है ना कैलकुलेटर पर नहीं सर, कैलकुलेटर आप क्या कैलकुलेटर चिपका कर आओगे क्या कि ऐसे मैंने कैलकुलेट किया? उसको तो पता ही नहीं है। जहां आपने कैलकुलेट किया और वो आपने अमाउंट नंबर लिख दिया, वो क्या बोलेगा कैसे निकाला? पता नहीं सर, निकाला था हमने, याद होगा। भाई साहब नंबर नहीं देगा वो, आंसर सही होने से नंबर नहीं है, वर्किंग नोट्स के भी नंबर हैं। आपके ना पेपर के स्टार्टिंग में लिखा होता है वर्किंग नोट्स के नंबर हैं, वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे नंबर नहीं आने। फिर मत कहना कि 5 नंबर का आंसर मेरा सही आ रहा है, नंबर मेरे 2 क्यों आ रहे, क्यों 3 नंबर वर्किंग नोट्स के घट गए। हाय राम, क्या क्या ध्यान रखना है सर हमें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 90 मार्क्स का है तो सारी बातें, टारगेट ही 40 नंबर का है भैया, फिर जैसे मर्जी करो 40 तो आ जाएंगे। मेरा टारगेट तो 40 का है नहीं, मैं यहां पर 40 नंबर के लिए तो बैठा नहीं हूं जी। मेरा टारगेट 80-90 मार्क्स का, और मैं आपको लाकर दिखा दूंगा सब। ओल्ड सिलेबस मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 89 बच्चे के थे एक बच्चे के, और मेरा टारगेट ओल्ड सिलेबस वालों का 95 प्लस का है और न्यू सिलेबस वालों का 90 प्लस। आपको इस अटेम्प्ट में अगले अटेम्प्ट दिखा दूंगा एक बच्चे के 90 प्लस आने वाले, बहुत सारे बच्चों के। कब? प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, प्रोविजन भी क्लियर होंगे। प्रोविजन सारे क्लियर कर लिए, प्रेजेंटेशन नहीं आती, मार्क्स नहीं आएंगे। प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो देखो यहां पर ये समझ में आ गया। आपको वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं, पॉइंट्स में आंसर तब लिखने हैं जब आपको मांगेगा अंडरलाइन करके आना जो की पॉइंट्स है। उसके बाद जी फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स। सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आता है, ये आपको सब टीचर बोलते होंगे सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है, बट सारे पार्ट एक जगह पे। उसको पागल मत बनाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर। एग्जामिनर को ना, आप अगर ये सोच रहे हो कि हम उसके उस्ताद हैं, आपका वो उस्ताद डबल है सर। बिलीव में बहुत बार बच्चा पता क्या सोच लेता है, अरे उसको ये क्या पता लगेगा सर, ये पता नहीं लगेगा। वो कितने हजारों पेपर चेक कर चुका है, आपके जैसे तो वो डेली बच्चे देखता होगा। इट मींस आप उसे क्या चलाओगे, वो सर कितने पेपर चेक कर चुका होगा। इट मींस आप क्या सोच रहे हो, ये बात नहीं देखेगा, जैसे पेपर आएगा ना तुरंत देख लेगा। एक बच्चे ने क्या किया हुआ है, 1A 1B कहां है, लास्ट पेज पर, 1C कहां है, बीच में। क्यों? मुझे ऐसे ही आता था ना, फिर 6 महीने के बाद आ जाना, फिर 6 महीने के बाद आना, मुझे परेशान कर दिया ना। क्या सर, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले फर्स्ट करूं देन फोर्थ करूं, चलेगा? फर्स्ट के सारे पार्ट एक साथ, फोर्थ के सारे पार्ट एक साथ, जहां पार्ट नंबर अलग अलग कर दिए ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स काट लेगा पक्का वो। तो मैंने क्या बोला, जो सबसे बेस्ट आता है पहले वो करो, बट सारे पार्ट पहले एक साथ में करने हैं, अलग अलग पार्ट मत करके आना। अगर ऐसी गलती की है, मार्क्स कटने के 90% चांस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर, आप उसको परेशान करके आ चुके हो। बात समझ में आ रही है ना? तो जो क्वेश्चन करना है पहले वो क्वेश्चन करो, बट सारे पार्ट एक साथ। अगर नहीं आता, स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो। अगर बिल्कुल भी नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं आता, फिर चाहे वो पार्ट वहां पर छोड़ दो, बाद में देख लेना। बट अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत आता है, सारे पार्ट एक साथ, सर बिलीव में मत परेशान करना पेपर चेक करने वाले को। वो आपको कितना परेशान करेगा, वो 6 महीने दोबारा लगवा देगा आपके। बात समझ में आ रही है? तो सारे पार्ट एक साथ करने हैं। हाँ, चले पहला करो, चौथा करो, दूसरा करो, ये फर्क नहीं पड़ता, बट सारे पार्ट अगर आपने अलग अलग किए तो बहुत गंदी हरकत है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद टाइम को मैनेज करो सर, टाइम को मैनेज करो, हर क्वेश्चन को टाइम दो, और सेम हैंडराइटिंग कोशिश करो, सेम हैंडराइटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन नंबर 1 इतनी शिद्दत से करेंगे, बिंदी लिपस्टिक पूरी ऐसी सजाकर आएंगे, एग्जामिनर कहेगा हाय यही तो बच्चा मैं चाहता था। और जैसे वो क्वेश्चन 4th चेक करेगा ना, भाई साहब ऐसे ये लाइनें खिंची होंगी, वो कहेगा ये लिखा क्या है, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। क्यों? पहले में टाइम लगा दिया ना, पहले में टाइम लगा दिया। क्वेश्चन 8 नंबर का था, कितने मिलेंगे, 8। क्वेश्चन 4 समझ में ही नहीं आ रहा, लिखा आता है, समझ में आता है, मतलब आपने लिखा सही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, 4 नंबर के 0 कट गए ना, शांति हो गई ना। क्यों? आपने पहले पे टाइम लगा दिया। टाइम मैनेज करो सर, स्टार्टिंग से ही स्पीड पकड़नी है। हैंडराइटिंग ना तो खराब हो, ना हीरे मोती जड़े हो, मतलब सेम हैंडराइटिंग कोशिश करो हर क्वेश्चन में। सर खुद सोचो कि पहला बहुत अच्छा है, लास्ट वाला बिल्कुल खराब है, वो पहले ही कम आता था और हैंडराइटिंग खराब है, वो नंबर क्यों देगा? पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपने वीडियो आने ने बंद कर दी होगी, जिसको लग रहा होगा भाई बेकार की बातें हमें सारी पता, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, बट फिर मेरा बताना मेरा फर्ज है। आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी बातें पता हो, और फिर बाद में ताकि आपको ये ना पता, आप ये ना बोल सको सर आपने बताया नहीं था। तो मैं तभी बता रहा हूं सर, सेम हैंडराइटिंग कोशिश करो। हाँ, पहले बढ़िया है, दूसरा बढ़िया, बट इतना गंदा भी चौथा पांचवा क्वेश्चन मत करो कि समझ में ही ना आए, मतलब हैंडराइटिंग पढ़ने वाली हो, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जी ट्राई टू इग्नोर कटिंग। सर ये सबसे बड़ी चीज बोलने जा रहा हूं, कटिंग इग्नोर करना। ऐसा नहीं है ये लिखा ये कटिंग होगी, ये कटिंग होगी, ये कटिंग होगी, ये कटिंग होगी। आपने आंसर लिखा या कटिंग करके आए हो?
जहां कटिंग होगी उसके माइंड में क्या जाएगा, बच्चा नकल मार रहा था। बच्चे को पहले ही नहीं पता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, सर एक आधी कटिंग तो हो सकती है, मैं एक आधी कटिंग की बात नहीं कर रहा, पेपर में हर क्वेश्चन में कटिंग है, हर आंसर में कटिंग है, इट मींस क्या, आपने चीटिंग की है। आपको पहले पता नहीं था क्या लिखना है, आपने बाद में चेक किया ये लिखना है, कटिंग कर दी ना, इट मींस आपका माइंड ही कंफ्यूज है, आपको मार्क्स क्यों देगा? सर क्या इतनी बातें वो चेक करता है? सर रैंक होल्डर कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और मैं बिलीव मी, मेरे हाथ में मेरी बुक है, ये यहां पर मैं बैठा हूं, यहां स्टूडियो में मतलब अपनी चेयर पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दिल ये बात कहता है कि हर बच्चे का रैंक आना चाहिए। हर बच्चे का रैंक पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम ये तो पॉसिबल हो कि एग्जामिनर को टेंशन हो जाए कि यार मार्क्स काटू तो कहां काटू, मतलब कम से कम ये तो हो जाए कि मार्क्स, कंपटीशन तो होना, कंपटीशन उसके लिए होता ही नहीं। क्यों? उस बच्चे की प्रेजेंटेशन बढ़िया है, इसकी जमीन बेकार है, उसको रैंक आएगा, वो ये पहले गेम से बाहर हो गया। मतलब कम से कम उसके लिए कंपटीशन पैदा कर दो, यार सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया आ गई, मार्क्स काटूं कहां पे इसके। ये आपने अगर उसको जिस दिन आपने ये टेंशन उसको दे दी ना, उस दिन आप ये लगा लो पास हो। आपका पास का मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। तो हमें उसे टेंशन देनी है, वो हमें टेंशन दे, वो दिन हमें देखना नहीं, हमें उसे टेंशन देनी है, हमें वो दिन दिखाना है उसको। और वो कब आएगा? जब प्रोविजन भी क्लियर होंगे, प्रेजेंटेशन हमारी बढ़िया होंगी। बिलीव मी, नंबर काट के दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जी मेरा ओपिनियन देखो, मैंने आपको लिखा भी है, एग्जामिनर हमें फेल नहीं करता, हम उसे बोलते हैं वो हमें फेल कर दे। सर वो हमें फेल नहीं करता, वो नहीं चाहता कोई बच्चा फेल हो, बट हम उसे कहते हैं ले ये पेपर मेरा है, फेल कर दे। सर हम तो पास होना चाहते हैं, आप तो पास होना चाहते हो, आपका पेपर ये बोल रहा है कि मुझे फेल कर दे। क्यों? टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, हर क्वेश्चन में कटिंग, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई पता नहीं आंसर कहां लिखा है, कोई गलत शलत बातें लिखी हैं, बिल्कुल जीरो प्रेजेंटेशन। वो मार्क्स क्यों देगा? आपने उसे परेशान कर दिया। आप समझ रहे हो ना? आप मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो? मार्क्स 100 नंबर पे करने में 40 नंबर क्यों आते हैं? रीजन ये, उस बच्चे के प्रोविजन क्लियर नहीं है सर, मतलब प्रोविजन क्लियर नहीं है, ये रीजन नहीं है, उस बच्चे की प्रेजेंटेशन खराब है। मतलब बच्चा 9 महीने मेहनत करके गया, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और सारे बच्चे फेल होने का रीजन क्या? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है क्या? मैं तो नहीं मानता सर, प्रेजेंटेशन रीजन है बहुत बड़ा। और जिस दिन मेरे बच्चे की प्रेजेंटेशन सही होगी ना, मार्क्स आपके आएंगे। जो बच्चे गोले भरने वाले हैं, बात उनकी नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं सीएल में, ईसीएल में। भैया प्रेजेंटेशन ध्यान दे देना, मुझे नंबर चाहिए आपके, बस मुझे नहीं पता और क्या चीज चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, आपके पेरेंट्स को मुझे पास चाहिए, और अच्छे प्रेजेंटेशन देकर आओगे आप पास जरूर हो जाओगे। और सर एक बात और ध्यान रखना, हमेशा दो ना, ये जिंदगी का मेरी लास्ट एग्जाम है, बेस्ट शॉट खेल के आऊंगा, इसके बाद मुझे कोई एग्जाम नहीं देना। मतलब बेस्ट से बेस्ट जो मेरी तरफ से हो सकता है, सबसे बेस्ट शॉट इस एग्जाम में दूंगा। दिसंबर एग्जाम मेरी सीएस का लास्ट एग्जाम होगा, ये सोच के साथ इस बार मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। ये सोच के देके आओगे, क्लियर कर जाओगे। नहीं तो सर बच्चे बहुत आते हैं और बहुत बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं, बहुत बच्चे क्विट कर जाते हैं, बहुत बच्चे पास नहीं होते। रीजन उन्हें पता ही नहीं रीजन क्या है। बिलीव मी, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा छोड़े, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा क्विट करे, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा फेल हो। मेरी बात अगर किस दिन एक बच्चे के दिल पे लगी ना, बिलीव मैं आपको दिखा दूंगा, हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा मार्क्स लेके आएगा, हर बच्चा क्लियर करेगा। सर ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों को फेल करवाती हैं। और जब बच्चा 2 साल के बाद सीएस छोड़ता है ना, उस टाइम दिल रोता है कि भाई तूने स्टार्ट क्यों की थी, तू पहले ही समझ लेता ना तेरे से गलतियां क्या हुई हैं। और बच्चा पता क्या सोचता है? सीएस मुश्किल है, उसको 8 अटेम्प्ट लग गए, उसको 9 अटेम्प्ट लग गए, इसलिए मैं क्लियर नहीं हो रहा, मेरी किस्मत खराब है। यार ये सब एक्सक्यूज हैं। मतलब पहले अटेम्प्ट में निकालने वाला क्या किस्मत अच्छी है क्या? अब उससे पूछो तो उसने हार्डवर्क कितना किया। 20 साल में सीए बना, सर 20 साल में आपका भाई सीए बना, बिलीव मी लोग पता क्या बोलते थे? किस्मत अच्छी होगी। यार कभी ये भी देख लो कि मतलब कितना पढ़ा होगा। सारी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर दी मैंने, सारी जिंदगी मैंने अपनी सेक्रीफाइस कर दी, दोस्त मैंने अपने सेक्रीफाइस किए, सारी मस्ती मैंने, सारे मतलब खेलना कूदना एंजॉयमेंट करना, अपना सारा जिंदगी का छोड़ दिया। क्यों? मुझे पहले सीए बनना है। और आपने क्या बोल दिया? मेरी किस्मत अच्छी है। बिलीव में कई बार सल दिल रोता है, इस बात पे रोता है कि भाई बोलने वाला ना एक पैसे की शर्म नहीं करता, क्या बोलते हुए? तेरी किस्मत अच्छी होगी। भाई मैं कह रहा हूं, बिलीव में मैंने उन लोगों की बातें सुनना ही छोड़ दिया सर जो ये बात बोलते हैं। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं यार, तू बोल, मैं हर आदमी को चेंज नहीं कर सकता सर। मेरा दिल ये बात कहता है, मैं अगर एक आदमी को चेंज कर दिया ना, बस कम से कम वो तो आगे बोलेगा यार थोड़ी बहुत मेरी लाइफ चेंज हुई है, कि सर ने ये बातें बोली थी, ये बातें करके आया हूं भाई, तब मेरे मार्क्स आए हैं। अदरवाइज मुझे नहीं पता सर, 100 में से 99 बच्चा नहीं सुन रहा, एक बच्चा मेरी बात सुन ले, उसके पास हो जाए ना, वो मुझे अगर ब्लेसिंग दे देगा, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं सीए बना सर, रीजन सिर्फ एक था, हार्ड वर्क मैंने बहुत किया था, बिलीव मी सर, दिन रात मैंने कर दी थी। और ये सारी बात मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं, ये सारी बातें उस टाइम जो मैंने ऑब्जर्व की ना कि बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आते। सर नो डाउट चेकिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बट हर बार मिस्टेक नहीं होती सर। मेन गलतियां हमारी हैं, हम प्रेजेंटेशन देके नहीं आते। पास तो दुनिया हो रही है ना सर, पास मैं भी तो सीए बना हूं ना, बहुत सारे बच्चे सीएस बन रहे हैं ना। और सीएस बनने का रीजन क्या है? प्रेजेंटेशन अच्छी है, प्रोविजन क्लियर है। प्रोविजन क्लियर नहीं है, प्रेजेंटेशन है, नंबर नहीं आने। प्रोविजन क्लियर है, प्रेजेंटेशन नहीं है, नंबर नहीं आने। प्रोविजन क्लियर है, प्रेजेंटेशन भी है, नंबर काट के दिखा दे कोई ऐसा टीचर, मुझे दिखा दे, नंबर काट के दिखा दे। ये सारी प्रेजेंटेशन के अंदर बातें ध्यान रखनी है। जिंदगी का लास्ट एग्जाम है दिसंबर, जिंदगी का लास्ट एग्जाम है। उसके बाद एग्जी वाले बच्चे जो फर्स्ट दे रहे हैं वो सेकंड देखेंगे, बोथ दे रहे हैं प्रोफेशनल देखेंगे। और अगर क्लियर नहीं होगा, मैं तो भी सोच ही नहीं रहा यार क्लियर नहीं होगा, मेरे बच्चों को इस बार क्लियर होना है, बस मुझे इतना पता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो प्लीज आपने पॉजिटिव हो गए सर, पॉजिटिव हो गए। मैं यार इतना आपके लिए पूछो मत, आई लव यू है जी आप सबके लिए, बस मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए आपको बोलता हूं सर। आपको मेरी बातें गुस्सा लगती हो तो उसके लिए सॉरी फील करता हूं, बट आपको अपनी फैमिली मेंबर समझ के बातें बोलता हूं सर। आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। आपको कैसे बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना। मेरा पेन का यार वो गुम हो गया, एक मिनट में आपको एक बात और बतानी थी। हाँ ये रहा, एक सेकंड रुको, ध्यान से इधर देखो, ध्यान से फटाफट से। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है? ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट देखो ऐसे पढ़नी है, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। ये जो मैंने वॉल्यूम नंबर 2 जीएसटी की डाली थी, ये देखो सारे थ्योरी वाले हैं, ये सारे थ्योरी वाले हैं, ऐसे प्रेजेंट करके आने, ये सारे थ्योरी वाले हैं। आपको लिख के ऐसे आने हैं, एग्जीक्यूटिव, न्यू सिलेबस, प्रोफेशनल, सारे बच्चे थ्योरी क्वेश्चन जीएसटी इनकम टैक्स के आपको ऐसे करके आने हैं। सर ये कहां पर है? मेरी आई विद्या की वेबसाइट पर जीएसटी का वॉल्यूम नंबर 2 सारे प्रोविजन बेस हैं। प्रोविजन बेस के आंसर कैसे लिख कर आने, ऐसे लिख के आने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है री? और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और बिलीव में अगर आपने ये सारी बातें ध्यान रखी ना, रिजल्ट लिख कर दे देता हूं। नेगेटिव आ जाए ना सर, मुझे पकड़ लेना। अगर आपका आज तक रिजल्ट नहीं आया, इसके बाद देख लेना रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, करियर आपका है। हर बच्चे से शेयर करना सर। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं और मैं नहीं चाहता कोई बच्चा छोड़े। मैं चाहता हूं हर बच्चे को एग्जाम क्लियर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात सुन में आ रही है? अब मुझे ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि पेपर हमने पूरा किया था, मार्क्स कम क्यों आए। प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, प्रोविजन क्लियर है, मार्क्स आपके आएंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है री? तो ये बातें ध्यान रखना। और ये सारी बातें आपने सबको बतानी है, हर बच्चे से शेयर करनी है। भाई ये देख, ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, दोनों भाई दिसंबर में निकालेंगे। ले तू भी चेक कर ले तेरे से क्या गलती होती है। मैंने देख लिया मेरे से गलतियां ये हुई थी, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। इस बार विवेक सर ने कहा है दिसंबर लास्ट एग्जाम है, हमें निकालनी है, इस बार हमें चक देने फट्टे। फट्टे चक दे, पंजाबी के अंदर बोलते हैं ना, चक दे फट्टे। फिर आपा भी सर फट्टे चक देने जी, ठीक है जी? तो बहुत अच्छे से एग्जाम देने हैं और दोबारा बोलो क्या, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने हैं। एग्जाम निकल जाएंगे, बिलीव रखो अपने ऊपर, बिलीव रखो, टेंशन मत लो, प्रेशर कुकर नहीं बनाना, कूल माइंड से एग्जाम तो निकल जाएंगे, ठीक है जी? चलो बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो मैंने डाल दी। अब मेरी जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो एक बची है, वो मैं डाल दूंगा। और एक वीडियो मुझे और अपलोड करनी है कि बहुत सारे बच्चे मुझे डेली मैसेज करके बोल रहे हैं सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाए तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वो भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो ये सारी वीडियो आपने जरूर शेयर करनी है। अच्छी लगे लाइक करो, फीडबैक दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और सर जो आज मैं यहां पर हूं, जिस मुकाम पर हूं, मैं ये तो कहता हूं कि मेरा हार्डवर्क है, बट उससे ज्यादा मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आप लोगों का प्यार है। बिलीव, मैंने पहले भी कहा था कि जिस टाइम तक मैं इस लाइन में रहूंगा, जब तक मेरा मतलब जिस टाइम तक रहूंगा ना सर, मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं 200% अपनी जिंदगी का इस लाइन को दे दूंगा। और जहां मेरा पैशन खत्म हो गया ना, मुझे पैसों की, कोई पैसे कमाने की नहीं है सर, मैं अपने आप अलग हो जाऊंगा, ठीक है जी? थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड लोड्स ऑफ लव मेरी सीएस फैमिली के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत कम दिन बचे हैं, हमें जंग जीतनी है और जीत के रहेंगे, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। आप भी मुझसे कमिटमेंट करके जाओगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू है जी, लव यू है।